गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल मैंने आपको बताया था कि किस तरह से कंसीव यानी कि कंसेप्शन होता है, कैसे कंसीव करती है माँ एक, ठीक है, और कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं गर्भकालीन विकास की। तो आज की क्लास है जो अंडाणु होता है, गर्भित अंडाणु। अब कंसेप्शन तो हो जाता है, उसके बाद उसका आरोपण, इम्प्लांटेशन कैसे होता है, उसकी वृद्धि कैसे होती है, इसके बारे में आज की क्लास है। तो लेट्स स्टार्ट टुडेस क्लास। जब कंसेप्शन हो जाता है यानी कि गर्भाधान हो जाता है, उसके 24 घंटे के अंदर जो गर्भित अंडाणु होता है यानी कि जो एग होता है, उसकी वृद्धि की क्रिया शुरू हो जाती है, ठीक है। अब इस डेवलपमेंट की जो स्टेजेस होती हैं उसमें एक कोशिका से पहले एक, फिर दो, एक से दो, दो से चार, चार से आठ, आठ से 16, ऐसे ऐसे बढ़ती रहती हैं, डिवीजन होता है, ठीक है। 6 माह में संपूर्ण मानव शिशु के रूप में ये जो कोशिका होती है विकसित हो जाती है। कैसे? 6 माह में संपूर्ण मानव शिशु बन जाता है। अब कोशिका की जो वृद्धि होती है, परिवर्धन होता है, इसकी विशेषता क्या होती है कि प्रत्येक नई कोशिका पहले वाली कोशिका से बिल्कुल समान होती है, लेकिन एक निश्चित समय पर, निश्चित पीरियड में, जो प्रेगनेंसी पीरियड होता है, उसमें कोशिका अलग अलग भागों का निर्माण करती हैं, जैसे कि अस्थियों का, हड्डी का, मांसपेशियों का, त्वचा का और तंत्रिकाओं का। मतलब जो अलग अलग शरीर के भाग हैं, इनका निर्माण ये कोशिकाएं करती हैं। और 9 दिन तक ये जो अंडाणु होता है, फर्टिलाइज्ड एग, वो क्या करता है, लगातार उसमें कोशिका विभाजन की क्रियाएं चलती रहती हैं लगातार। 9 से 10 दिन के बीच ये जो फर्टिलाइज्ड एग है, ये यूट्रस यानी कि गर्भाशय में पहुंच जाता है। उससे पहले कहाँ रहता है? फैलोपियन ट्यूब में, ठीक है। और 10वें दिन वो यूट्रस में पहुंच जाता है, और यूट्रस में पहुंचकर एकदम दीवार से चिपक जाता है, यूट्रस की दीवार में गहराई से एकदम से चिपक जाता है। इसी स्थिति को क्या बोलते हैं? जब यूट्रस में चिपक जाता है गर्भित अंडाणु, तो उसको बोलते हैं आरोपण यानी कि इम्प्लांटेशन। अब यहीं से क्या होता है? शिशु विकास प्रारंभ होता है। जब यूट्रस में अंडाणु पहुंच जाता है, उसके बाद अब यहाँ से शिशु पूरी तरह से अपने माँ की पे आश्रित होता है, अपने पोषण के लिए सिर्फ अपनी माँ पर ही डिपेंड हो जाता है। जिस तरह का माँ का भोजन होगा, उसी प्रकार से शिशु का विकास भी होता है। फिर आरोपण क्रिया के दौरान जो गर्भित अंडाणु यानी कि फर्टिलाइज्ड एग है, उसकी ऊपरी परत फट जाती है और उसका आकार असमान, मतलब कि कोई स्वरूप नहीं होता, असमान आकार हो जाता है। यही परत उससे गर्भाशय की दीवार से चिपकाए रखती है, ठीक है। इसमें 2 परतें होती हैं। बाहरी परत होती है कोरियन, अंदर वाली परत होती है एमनियन। पहले के जो 3 हफ्ते होते हैं, उसमें कोरियन में जो बाहरी परत होती है, उसमें नुकीले उंगलियों जैसे नुकीले उभार बन जाते हैं। इन उभारों में से कुछ ही दिनों में रुधिर वाहिनियाँ, कि रक्त वाहिनियाँ जो होती हैं, वो बन जाती हैं। उसमें से कुछ मिलकर नाभि धमनी और नाभि शिशु का निर्माण करती हैं। 2 नाभि धमनियाँ तथा 1 नाभि शिरा मिलकर नाभि रज्जु का निर्माण करती हैं। अब ये गर्भाशय की दीवार में जिस भी स्थान पर ये फर्टिलाइज्ड एग होता है, ठीक है, चिपका हुआ होता है, वहाँ की दीवार का प्रथम मतलब पहला भाग, ठीक है, ऊपरी भाग गर्भनाल के रूप में विकसित होता है, ठीक है, जिसे हम अपरा या आवल भी कहते हैं। अब ये जो संपूर्ण गर्भकालीन अवस्था होती है, इसमें यह बढ़कर 15 से 18 सेंटीमीटर व्यास और 450 ग्राम भार हो जाता है। शिशु के जन्म के समय स्वतः ही अपने आप ही गर्भाशय की दीवार से ये अलग हो जाता है, ठीक है, गर्भनाल अपने आप अलग हो जाती है। गर्भनाल क्या करती है? माँ के रक्त से शिशु को पोषित करने का कार्य गर्भनाल ही करती है। गर्भनाल का निर्माण कैसे होता है? माँ और शिशु दोनों के शरीर के भागों से गर्भनाल का निर्माण होता है। ये गर्भनाल ही माँ और शिशु को बांधे रखती है, ठीक है, जिससे शिशु को पता चलता है कि हाँ,
ये तभी शिशु अपनी माँ को हमेशा पहचान लेता है कभी, क्योंकि जब भी शिशु माँ के गर्भ के भीतर होता है तो उसकी आवाज़ क्या होती है, वाइब्रेट करती है। जब वो गर्भाशय में होता है तो माँ की आवाज़ वाइब्रेट करती है उसके कानों में। तो क्या होता है, उसे समझ में आ जाता है कि हाँ, तो उस माँ और बच्चे का कनेक्शन जन्म से पहले का होता है। ठीक है, माँ को कभी भी बच्चा नहीं भूलता है, इसी वजह से। फिर अब चौथे महीने से क्या होता है, जो गर्भस्थ शिशु होता है उसका पोषण नाभि रज्जु की 2 धमनियों द्वारा होने लगता है। अब ये शुद्ध रक्त, नाभि धमनियाँ क्या करती हैं, शुद्ध रक्त माँ के शरीर के अंदर गर्भनाल तक पहुँचाती हैं, जिससे कि शिशु का पोषण होता है। रक्त के साथ साथ ऑक्सीजन भी गर्भस्थ शिशु माँ के रक्त से ही प्राप्त करता है और कार्बन डाइऑक्साइड नाभि रज्जु द्वारा माता के रक्त में पहुँचाता है। ठीक है, ऑक्सीजन और रक्त दोनों ही माँ के शरीर से शिशु के गर्भनाल तक पहुँचते हैं। और जो भ्रूण की आंतरिक परत होती है, अंदरूनी परत, वो एमनियन झिल्ली होती है। इसी के अंदर पहले से ही पीले रंग का एक तरल पदार्थ, ठीक है, भरना प्रारंभ हो जाता है। यही एमनियन झिल्ली के अंदर का जो पीले रंग का तरल पदार्थ है, इससे शिशु को घेरे रहता है और शिशु को कोई भी चोट, अगर कोई भी एक्सीडेंट, बाहरी कुछ भी चोट, उसको चोट से बचाता है, का तापमान बनाए रखता है। और इसी की वजह से जब ये डिलीवरी का टाइम होता है तो क्या होती है, ये थैली फट जाती है, एमनियन झिल्ली, और प्रसव आसानी से हो जाता है। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। थैंक यू।